प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध के साथ उसकी व्याख्या करने के लिए उपस्थित हूँ। लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की यह मान्यता है कि भाषा का एक स्वाभाविक गुण है कि वह परिवर्तनशील हो, युग के अनुरूप उसमें परिवर्तन होता है। वह नए भावों को, नए विचारों को अभिव्यक्त करती है और ऐसा करके वह अपने स्वरूप को आधुनिक कर लेती है, नवीनता से भरपूर कर देती है और भाषा निरंतर परिवर्तित होते हुए गतिशील हो जाती है। यही भाषा की जीवंतता है, सजीवता है और आधुनिकता है। तो इस अध्याय के पहले गद्यावतरण का वाचन इस प्रकार से है। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रख करके ही माघ ने कहा होगा, क्षणे क्षणे यन्नानुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। अर्थात जो प्रतिपल परिवर्तित होता है वही रमणीय होता है, वही सुंदर होता है और वही नजरों को, वही आँखों को भाता है, वही नयनाभिराम दृश्य उत्पन्न करता है। रमणीयता और नित्य नूतनता का अनुन्याश्रित संबंध है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। गणितीय भाषा में अगर इसकी हम व्याख्या करें तो लेखक कहता है कि जो वस्तु रमणीय है वह नवीन भी हो और जो नवीन है वह रमणीय भी हो। इसीलिए वह कहता है कि रमणीयता अर्थात सुंदरता और नूतनता दोनों में अनुन्याश्रित संबंध है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो वस्तु सुंदर है वह नवीन होगी, जो नवीन है उसमें सुंदरता का भी पुट होगा। ऐसा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की मान्यता है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि को प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार जब नए भावों को, नए विचारों को नई टेक्निक के माध्यम से, नई भाषा के माध्यम से जब वह व्यक्त करता है तो उस समय साहित्यकार एक सर्जक की भावना के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात वह एक नई रचना करता है, एक नई सृष्टि करता है और नई सृष्टि करने के कारण, नई रचना के कारण वह एक सर्जक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। आगे उनकी मान्यता है कि अगर व्यक्ति, कोई साहित्यकार सर्जक की भूमिका में न हो, घिसी पिटी परिपाटी का सहायता लेकर के, घिसी पिटी भाषा का सहायता लेकर के वह भावों को व्यक्त करेगा तो वह न तो उसे जनता स्वीकार करेगी, न उसे पाठक स्वीकार करेगा, न उसे समाज स्वीकार करेगा। क्योंकि जनता को, जनमानस को और समाज को नई वस्तुओं से अपनत्व स्थापित होता है और युगानुकूल कई नवीन वस्तुएं उत्पन्न होती हैं जो मानव हित से संबंधित हैं। इसलिए सर्जक को नवीनता का पुट देना ही चाहिए। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती। लेखक का कहना है कि जो परंपरागत हैं, जो रूढ़ियों पर चलने वाले हैं, साहित्यकार हैं, अगर अपने रूढ़ि पर चलते रहे और पुरानी शैलियों का, पुरानी रीतियों का ही उपयोग करते रहें तो फिर भाषा में किसी प्रकार की नवीनता नहीं उत्पन्न होगी और जब नवीनता नहीं उत्पन्न होगी तो वह पढ़ने वाले को, पाठकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। क्योंकि पाठक भी नित्य नूतनता का पोषक है। वह हर समय नए भावबोध, नए विचार
को नए भाषा के रूप में ग्रहण करने की ख्वाहिश रखता है, इच्छा रखता है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। यह अंडरलाइन कर लिया जाए। लिखा है कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। विद्वान लेखक का कहना है कि भाषा अपने युग की संस्कृति की, अपने उसके भाव के, विचार को, जीवन शैली को व्यक्त करने के लिए नए रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। नए युग का मुहावरा हम पुरानी भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसमें न तो नवीनता होगी, न सजीवता होगी और इस प्रकार की रूढ़ियों में जकड़ी हुई भाषा कभी हृदय ग्राह्य नहीं हो सकती। इसलिए भाषा जो होती है, अपने युग में जो परिवर्तन होता है, जो नए भाव उत्पन्न होते हैं, उसको नए कैलिबर में अपने आप को व्यक्त करके प्रस्तुत करती है। इसलिए भाषा जो है वह जोगीन चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनती है जब वो अपने युगानुकूल सभी ग्रहण कर। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना को प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं को दुरूहता का परिष्कार करने में निमित्त है। लेखक कह रहा है, विद्वान लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का कहना है कि रचना में नवीनता होने पर ही प्रशंसक पाठक वर्ग उसमें पढ़ने की रुचि लेता है। यह कलाकार की अपनी एक नई देन होता है कि वह नवीनता का पुट दे दे। यदि उसमें नवीनता नहीं होगा, नयापन नहीं होगा, तो फिर समाज उसे मौलिक रूप में साहित्यकार की रचना को स्वीकार नहीं कर पाता। लेखक आगे कहता है कि पुरानी लीक पर चलने पर वह युग की समग्र की समस्त की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए भाषा युगानुरूप होनी चाहिए, युग के भावबोध को व्यक्त करनी चाहिए, भाषा का गुण होना चाहिए और तभी भाषा सार्थक हो सकती है, नवीन हो सकती है। संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी प्रकार की भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मानव का स्वभाव है, सामाजिक प्राणी है, उसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होता है, एक जात का दूसरे जात से संबंध होता है, एक समाज के लोग के दूसरे समाज के लोगों से संबंध होता है, एक धर्म के लोग का दूसरे धर्म के लोगों के साथ संबंध होता है और इस संसर्ग में, इस साथ से, विचारों के आदान प्रदान से कुछ भाषा के शब्द सुनने वाला ग्रहण करता है, कुछ भाषा के शब्द जो बोलता है उसको ग्रहण करता है। तो इस प्रकार आपस में जब संसर्ग होता है तो कुछ नए शब्दों का प्रवेश हमारी भाषा में होता है। अगर यह दूसरी भाषा के शब्द का पर्यायवाची शब्द अगर हमारी भाषा में है तो उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर उस भाषा का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द या उसके समान मूल्य का अगर कोई शब्द हमारी भाषा में नहीं है तो हमें उस भाषा के शब्द को ग्रहण करना चाहिए और उसी रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। उसे विदेशी भाषा का शब्द कह करके तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इससे हमारी भाषा का स्वरूप कुंठित हो जाएगा। इसलिए अगर किसी भाषा का शब्द हमारी भाषा में आता है तो उसे प्रयोग करने में किसी प्रकार का हिचक नहीं होना चाहिए। अगर इस ऐसा कार्य करके हम अपनी भाषा में नवीनता लाते हैं, क्योंकि वह जो शब्द है उस युग की देन है और भाषा जो होती है उस युग के भाव को ही व्यक्त करती है।
तो लेखक का स्पष्ट मान्यता है कि अगर किसी भाषा का शब्द हमारी भाषा में आ जाए तो उसे विदेशी समझकर, बाहरी समझ करके तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपना लेना चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर निर्भर करती है। एक विद्वान लेखक कह रहा है कि भाषा की सजीवता इस बात में है, नवीनता इस बात में है कि अगर दूसरी भाषा का शब्द हमें मिलता है तो उसे हम अपनी भाषा में उसी रूप में प्रयोग करें। ऐसा करने से हमें भाव को व्यक्त करने में सहजता उत्पन्न होगी और उसमें सजीवता उत्पन्न होगी, और यह सजीवता नवीनता के रूप में हमारे सम्मुख आएगी और जो सर्वग्राह्य होनी चाहिए, ऐसी लेखक की मान्यता है। वह कहता है कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। इसको अंडरलाइन कर लिया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। फिर से एक बार इसको मैं रिपीट करता हूँ। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो नित्य नूतनता को ग्रहण करने पर चलने वाली है। विद्वान लेखक का कहना है कि लेखक का कहना है कि भाषा म्यूजियम में रखी जाने वाली अन्य प्राचीन वस्तुओं के समान कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं है। म्यूजियम में प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की ऐसी वस्तुओं को रखा जाता है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह निर्जीव होती है। लेखक का कहना है कि भाषा का स्वरूप म्यूजियम में रखी गई वस्तु की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यूजियम में रखी गई वस्तु निर्जीव होती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि भाषा में नित्य नूतनता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, क्योंकि भाषा का स्वरूप ही सजीव है और जो भाषा सजीव होती है उसमें नवीनता आती है। इसलिए भाषा म्यूजियम में रखी जाने वाली वस्तु की तरह नहीं होनी चाहिए। उसमें युग के अनुरूप संस्कृति, विचार, भावों को व्यक्त करने का स्वाभाविक गुण होना चाहिए और यह गुण ही भाषा को जीवंत बनाता है, सजीव बनाता है। वह युग के प्रवाह के साथ आगे बढ़ती रहती है और यही भाषा की स्वाभाविक गति है। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। उसके लिए नए प्रयोगों की, नए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता रहती है। कह रहा है कि भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। लेखक की यह मान्यता है कि भाषा संस्कृति के साथ अटूट संबंध रखती है। भले ही संस्कृति पुराने परंपराओं के भार का ही वहन करती है, परंपराओं को ग्रहण करते ही संस्कृति आगे चलती है, लेकिन समय के अनुरूप परंपराओं में जब परिवर्तन होता है तो संस्कृति में भी परिवर्तन हो जाता है और यह परिवर्तनशीलता ही संस्कृति को जीवित रखती है। अगर हम परंपरा में परिवर्तन न करें, युग के अनुरूप परंपरा में परिवर्तन न करें, तो वह परंपरा रूढ़ बन जाती है और रूढ़ परंपरा कभी आगे विकसित नहीं होती। इसलिए वह एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के तक जाते जाते वह संस्कृति जो कि रूढ़ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए संस्कृति परंपरा से निकलती तो अवश्य है, लेकिन युग के अनुसार, समाज के स्वरूप के अनुसार वह अपने आप को परिवर्तन कर देती है, जिसके कारण संस्कृति परंपरा से निकलने के बाद भी
सजीव रहती है, उसमें नवीनता रहती है, उसमें नूतनता रहती है, इसलिए उसमें रमणीयता का भी सूत्रपात हो जाता है। भले ही संस्कृति का उद्भव परंपराओं मान्यताओं से होता है, फिर भी उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए उसमें गतिशीलता बनी रहती है। यह गतिशीलता विज्ञान वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण, विज्ञान के चमत्कार के कारण नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, नए नए विचार व्यक्त करते हैं, और इन वैज्ञानिक भावों को, विचारों को हम पुरानी घिसी पिटी शब्दावली के माध्यम से हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हम नए शब्दों का चयन करके आधुनिक वैज्ञानिक भावबोध को हम व्यक्त करते हैं। और नए भावों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा के स्वरूप को नया बनाना पड़ता है, नए सांचे में ढालना पड़ता है, तब जाकर के भाषा सजीव बनती है और नूतन बनती है। इसलिए भाषा संस्कृत से निकलने के बाद भी परिवर्तनशील होती है, इसलिए उसमें नवीनता होती है, सजीवता। वह परंपरा से सर्वथा विमुख नहीं होती, इसलिए उसका परंपरा से अटूट संबंध भी बना रहता है, और चूंकि वह युग के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर देती है, इसलिए उसमें गतिशीलता भी बनी रहती है। यही भाषा की आधुनिकता है, सजीवता है, नवीनता है, रमणीयता है, सुंदरता है। धन्यवाद। और व्याख्या के साथ दूसरे दिन मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।